अर्धचालक का यानी कि सेमीकंडक्टर का पार्ट 3 है, भाग 3 है। उसके पहले हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि पहला भाग में हमने इंट्रोडक्शन को देखा था। सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे लोग, उसका भूमिका को पढ़े थे लोग। और दूसरा भाग में हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन, पदार्थों का क्लासिफिकेशन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये तीनों चीज़ को पढ़े थे लोग। और अभी हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर, जो कि अर्धचालक था, उसका प्रकार। तो ये हमारा तीसरा भाग है। तो तीसरा भाग में हम लोग अर्धचालक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे अर्धचालक। तो बेसिकली जो अर्धचालक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं नैज अर्धचालक, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। नैज अर्धचालक क्या होता है, इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और नैज अर्धचालक के बाद जो हमारा अगला प्रकार का अर्धचालक होता है, उसको बोला जाता है अपद्रव्यी अर्धचालक। अभी हम डिवीजन यहाँ पे पहले कर देते हैं ताकि आसान रहे। तो जैसे कि हम बोलेंगे, सबसे पहले होता है अर्धचालक। उसके पहले हमें मालूम है कि अर्धचालक भी 3 लेवल पे से आता है। ऊपर में अगर कोई वस्तु है तो उसको 3 भाग में बांट सकते हैं, या तो अर्धचालक बोलेंगे, या तो चालक बोलेंगे, या तो कुचालक बोलेंगे। तो अभी हम अर्धचालक की बात कर रहे हैं। तो अर्धचालक में 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा नैज अर्धचालक, और जो दूसरा है वो हमारा हो सकता है अपद्रव्यी अर्धचालक। नैज अर्धचालक अपने आप में यूनिक है, ये एक ही रहेगा। जबकि अपद्रव्यी अर्धचालक में 2 प्रकार का मिलेगा हमको। एक मिलेगा पी टाइप का अपद्रव्यी, एक मिलेगा एन टाइप का अपद्रव्यी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे उसको हम नैज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, और तब जाके हम अगला वीडियो में अपद्रव्यी अर्धचालक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम सबको फिर से क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर से एक बार में समराइज कर लेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है नैज अर्धचालक का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नैज अर्धचालक क्या होता है। तो नैज अर्धचालक से पहले हम लोग अर्धचालक के एग्जाम्पल बहुत सारे देख चुके थे लोग, जिसमें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम बताए थे तो क्या था, जो तात्विक अर्धचालक होता है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो अर्धचालक था ये हमारा तात्विक था। और हम बोले थे कि यही अर्धचालक अधिकतर रूप में हमको यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नैज चालक में स्टार्टिंग हुआ है तो वही बोल रहा है कि हम जर्मेनियम या सिलिकॉन जैसा जो सबसे साधारण उदाहरण है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग नैज अर्धचालक बोलते हैं लोग। अगर ये सिंपल फॉर्म में रहे तो सिंपल फॉर्म में कहने का क्या मतलब हो गया, उसको हम लोग देखा जाएगा। अपद्रव्य को बोला जाएगा कि इसमें डोपिंग हो जाता है, मादित कर दिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जो होता है नैज अर्धचालक, ये अमादित होता है, इसमें कोई डोपिंग नहीं होता है, कोई डोपिंग नहीं होता है, तो ये अमादित होता है। तो अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में जब कोई डोपिंग नहीं किया गया रहेगा, यानी कि बाहर से कोई दूसरा पदार्थ नहीं डाला रहेगा, ये अपने आप में शुद्ध रूप में रहेगा। तो जो शुद्ध रूप में रहता है उसी को बोलते हैं नैज। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं, उसका शुद्ध रूप में देखने वाले हैं कि शुद्ध रूप में वो कैसा होता है। और ये अर्धचालक है, और किस प्रकार का अर्धचालक है, तो तात्विक अर्धचालक है। इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और सबसे पहले हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का बता रहे थे, तो कल हम लोग एग्जाम्पल शुरू कर लेते हैं सिलिकॉन से ही। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर को एक बार और ध्यान में ले लेते हैं। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे थे लोग, तो 1:2, 2:2, 2p6 और 3s2। अभी कितना हो गया, 2 to 4 एंड 4 8 12, 12 to 13 14, ये कंप्लीट हो गया। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, 4 6 4 10 2 12, अभी और 2 बाकी है। तो 3s2 3p2, अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो हमारा चालक था कि इसमें हम देखते थे लोग कि इसको जो बाह्यतम कक्षा है, ये हमारा कौन सा कक्षा है, ये हमारा के कक्ष था, ये हमारा एल कक्ष होगा, क्योंकि 2 है, n = 2 है तो एल कक्ष, और ये एम कक्ष। तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा है यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 4 नहीं रहना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहना है तो ये आबंध बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं हम लोग उसको, सहसंयोजी आबंध। यहाँ पे जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन युगल या फिर संयोजकता आबंध बोला जाता है, इसी को सहसंयोजी आबंध बोला जाता है। तो ये कैसे बनता है, जैसे कि हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं कि एक कार्बन का भी यही स्ट्रक्चर रहता है, उसका कैसे बोलेंगे, तो कार्बन का रहता है 1s2 2s2 यही रहता है, और 2p2 रहता है, सेम 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। यहाँ पे भी अभी
ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बाकी रहता है, तो उसके लिए आबंध बनाता है। कैसे आबंध बनाता है, तो चारों तरफ से ये टेट्राहेड्रल, अभी यहाँ पे प्लेनर दिख रहा है लेकिन ये टेट्राहेड्रल आकृति में रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो हमारा आकृति है टेट्राहेड्रल के फॉर्म में रहता है। अभी हम इसका आकृति बता देते हैं कि कैसा रहता है। अगर ये हम बता, यहाँ पे हम यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं, ये हमारा क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया। तो टेट्राहेड्रल कैसा रहता है, तो टेट्राहेड्रल के लिए एक कॉर्नर यहाँ पे एक एटम रहेगा, तो एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, तो एक यहाँ पे रहेगा। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सबको मिला देने से, तो यही जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसी में हमारा क्या रहता है, कार्बन या फिर सिलिकॉन सब रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इन लोग का, sp3, इसलिए यहाँ पे जो इसका एंगल रहता है लगभग 109 डिग्री के आसपास रहता है, सबका बीच का एंगल 109 डिग्री। जबकि यहाँ पे हमको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लेनर है, तो प्लेनर की वजह से हमें 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये सारा जो है 109 डिग्री पे रहता है। तो एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। फिर ये कार्बन भी अन्य और 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार से हमारा जो लैटिस है, पूरा जो इसका जालक है, लैटिस कहने का मतलब हो गया कि जालक कार्बन का बनते जाता है। ये डायमंड का हम बता रहे हैं, कार्बन में जो डायमंड हीरा होता है उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से सिलिकॉन का भी रहता है कि एक सिलिकॉन अपना सहसंयोजी आबंध अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि जो नियर जो गैस होता है लास्ट वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाए। तो ये जो सिलिकॉन भी है ये आर्गन के जैसा बनने के लिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये सिलिकॉन भी क्या करता है, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी आबंध क्या कर लेता है, बना लेता है पूरा। इसको यहाँ से एक सिलिकॉन क्या कर लेता है, पूरा सहसंयोजी आबंध बना लेता है चारों तरफ से। इस और ये बंद, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसमें क्या रहता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग को ये मालूम है कि अगर एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अब बना लेता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच में बटा रहता है बराबर बराबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच में बचा रहेगा। तो इसी प्रकार से सारा जो है अपने पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, इस प्रकार से बना रहता है इलेक्ट्रॉन का। अब हम इसमें बात करते हैं कि होता कैसे है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलता है, कैसे काम करता है इसमें। तो हम लोग कल देखे थे लोग, जो भी पदार्थ होता है तो पदार्थ में जब बहुत सारे एटम एक साथ आते हैं तो 2 बन जाता है, क्या बोले थे लोग, एक संयोजकता बन जाता है, एक संयोजकता, और एक बन जाता है हमारा चालक बैंड। ये ऊपर में है हमारा चालक बैंड और नीचे में बन जाता है संयोजकता बैंड। तो ज़्यादातर ये जो अंत के इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा जो बाहरी इलेक्ट्रॉन था, ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में रहेगा, ये संयोजकता बैंड है अपना, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है। और ऊपर में हमारा क्या है, चालक बैंड है, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इसमें चला जाएगा। और ये था हमारा एनर्जी गैप Eg, ये था हमारा एनर्जी गैप Eg। इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, तो होगा क्या, इसके बारे में देखना है। जब मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं है, चालक बैंड में नहीं है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, संयोजी बैंड में रहेगा। और संयोजी बैंड में रहेगा तो इस स्थिति में रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये संयोजी बैंड है, रिक्त जो ऊपर का अवस्था है, जो चालन अवस्था हम देखे थे लोग कि फोरेन अवस्था ऊपर में चला जाता है और फोरेन अवस्था नीचे में आ जाता है, ठीक है। इस अवस्था में मतलब कि हमारा जो 2 s का इलेक्ट्रॉन और 2 p का इलेक्ट्रॉन सब इसमें मिल जाता है, और बाकी जो 4 p का इलेक्ट्रॉन था ऊपर में खाली रह जाता है, खाली अवस्था। तो वो फोरेन अवस्था यहाँ पे पूरा का पूरा एम्प्टी है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फोरेन अवस्था हमारा क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है, और ये पूरा का पूरा क्या है, फिल है। हर एक अवस्था में 2-2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, सब क्या है, पूरा भरा हुआ है। ये कल हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस किए थे लोग। ये भरा हुआ है तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अभी इसमें कंडक्शन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोई इसमें कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई चालक हिले नहीं है। यहाँ पे पूरा एकदम भीड़ है बहुत ज़्यादा, इसमें पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलने के लिए कोई जगह नहीं है। और इसमें चलने के लिए बहुत जगह है लेकिन चलने वाला कोई आदमी नहीं है। ऐसा स्थिति क्या हो गया है, बन गया है कि चालक बॉन्ड में चलने के लिए पूरा जगह है लेकिन कोई हिले नहीं है, और संयोजकता बॉन्ड में जगह नहीं है और पूरा सब कुछ क्या है, भरा हुआ है। ये दिक्कत हो गया, इस वजह से अभी कोई चालक नहीं हो सकता। ये विद्युत रोधी की स्थिति है अभी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये विद्युत रोधी का स्थिति है।
लेकिन कुछ ताप के वजह से या कुछ बाहरी कोई एक्साइटेशन की वजह से हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के क्या हो जाए, यहाँ से अगर हम बोले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाए ऊपर में, तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगा ना। तो ऊपर में इलेक्ट्रॉन चला गया, नीचे में एक खाली जगह बन गया। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर सकता है और इसमें अब एक खाली जगह हो गया है तो सब इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो हमको सब इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ दिखाई नहीं देगा, हमको क्या पता चलेगा कि एक खाली जगह गति कर रहा है। वैसा होता है ना, जैसे कि इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर एक बहुत ज़्यादा, एक मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कोई फील्ड है, बहुत ज़्यादा क्या है, फील्ड है। फील्ड में बहुत ज़्यादा आदमी पूरा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा आदमी है फील्ड में, पूरा कोई जगह नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा आदमी भरा हुआ है। सिर्फ एक जगह बीच में जो स्पेस क्या है, खाली है, और हर जगह आदमी क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा एकदम। कहीं पे थोड़ा सा भी अगर हम बोले तो खाली जगह नहीं है। तो होगा क्या, अगर इस फील्ड में पूरा आदमी चले तो पूरा आदमी को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली जगह तो अपने आप में तो कभी भी चल नहीं सकता है। लेकिन जब पूरा आदमी चलेगा तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि पूरा आदमी न चल के कौन चल रहा है, ये खाली जगह चल रहा है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसी खाली जगह को हम लोग होल बोलते हैं, याद रखना है हम लोग को। इसी खाली जगह को होल बोला जाता है। तो होल गति करता है कहाँ पे, संयोजकता बैंड में। संयोजकता बैंड में अगर होल बन गया तो वो गति करेगा। और ये जो बैंड है कौन सा, चालक बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। होल का कॉन्सेप्ट हम ये नहीं बोलेंगे कि कंडक्टर के केस में आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन इतना भरा होता है चालन बैंड और इसमें, कहीं पर जगह का कोई बात ही नहीं है। हम होल या इलेक्ट्रॉन का बात हम सिर्फ किस में करने वाले हैं, अर्धचालक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अर्धचालक में ही वैसा स्थिति है, वैसा संख्या इस रूप में है कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो यहाँ पे एक होल बन गया और ऊपर में चालक बैंड में क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन बन गया है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे गति होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दोनों के दोनों ही जो है हमारा विद्युत यानी कि करंट में सहायता करता है। एक इलेक्ट्रॉन का भी सहायता मिलेगा और एक इसका भी सहायता मिलेगा। उसके पहले हम थोड़ा सा और इसको आगे देख लेते हैं लोग, बैंड को। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब कुछ ताप आएगा तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन टूट के क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो टूट के अलग होंगे तो ये नहीं भाग जाएंगे, टूट के ये अलग होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, अगर ये हमारा ईवी है नीचे में और ये हमारा ईसी है, ईसी क्या था हमारा कंडक्शन बैंड का सबसे निचला एनर्जी लेवल, और ईवी क्या था संयोजकता बैंड का सबसे ऊपरी एनर्जी लेवल। इसमें से जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे अब होल बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त हो गया है, इसको मुक्ति प्राप्त हो गया है। मुक्ति प्राप्त करने का सेंस कि अब ये फ्री घूम सकता है चालक बैंड में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होल को मुक्ति मिल गया है, होल आ गया है मुक्त के रूप में। यही आयनीकृत हो जाता है परमाणु। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट गया मतलब कि बंद के रूप में था ना, अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन में देख रहे थे ये बंद के रूप में था, यहाँ पे एक सिलिकॉन से दूसरा सिलिकॉन बंद के रूप में था और यहाँ पे दो दो हमारा इलेक्ट्रॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, इलेक्ट्रॉन जालक में चला गया और ये यहाँ पे फिर क्या बन गया है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न रह के यहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी करने का मतलब होल बन जाएगा, इसी चीज़ को होल बोला जाता है। तो यहाँ पे होल है हमारा और यहाँ पे मेरा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। दोनों गति में सहायता करता है। इसको इस पर अब हमारा चार्ज क्या बोलेंगे कि माइनस क्यू चार्ज है, माइनस जो ई वाला चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस। और ये होल पे हमको समझ में आएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर कोई नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे कोई हाइले नहीं है तो चार्ज करना चाहिए। ये नेट इफेक्टिव चार्ज जनरेट हुआ है वो इस वजह से जनरेट हुआ है क्योंकि इसमें जो सारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन के मूव करने को हम आसान बनाने के लिए हम किसका बात कर रहे हैं, होल का बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि होल आ गया है और होल चल रहा है, होल चल नहीं रहा है, चलने के लिए वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है। बस हम उसको आसानी रूप में समझने के लिए, आसान भाषा में करने के लिए इसके बदला में हम किससे इसको प्रतिस्थापित कर दिए हैं, होल से, कि इतने जगह पे एक होल ही है ऐसा मान लेते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन एक होल का बात कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। इसलिए यहाँ पे होल बन गया है और इस होल पे जो इफेक्टिव चार्ज आएगा वो प्लस क्यू होगा, ये प्लस क्यू के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसलिए यहाँ प्रभावी आवेश क्या बन जाता है, प्लस क्यू, और प्रभावी धनात्मक आवेश बोल जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाला एक आभासी मुक्त कण होता है। ये आभासी मुक्त कण है,
तो यहाँ पे ये लिखा है कि आभासी मुक्त कण है। तो आभासी मुक्त कण कहने का स्पष्ट हो गया यहीं से कि आभासी दे दिया है, मतलब कि ये वास्तव में नहीं है, सिर्फ आभासी है। आभासी होल क्या होता है? होल वास्तव में नहीं रहता है, होल आभासी होता है। होल जो है वो आभासी होता है। इसको आभासी किस लिए बोल रहे हैं? इसको आभासी इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए सिर्फ ये जो नहीं है उसी का होना काफ़ी है। तो जो नहीं है उसको होना काफ़ी है, तो जो है ही नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आभासी ही बोलेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये आभासी बोल रहे हैं, ये आभासी है। तो होल आभासी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वास्तविक होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? वो रहता है चालक बैंड में। और ये मतलब कहाँ पे रहता है? ये रहता है संयोजकता बैंड में। तो संयोजकता बैंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन का गति ना बता के हम सिर्फ उसके बताने के लिए उसका संकेत रूप में क्या ले लेते हैं? होल ले लेते हैं। और इसी होल पे चार्ज क्या है हमारा? प्लस क्यू। इलेक्ट्रॉन के उल्टा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो माइनस ई रहता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये माइनस में, निगेटिव में रहता है। इसका चार्ज क्या बोलेंगे हम? इसका चार्ज बोलेंगे प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट क्या होता है इसका? कूलम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा हमारा, ये होल का चार्ज हो जाएगा हमारा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन है और जो इसमें होल है, ये दोनों मिलके हमको आवेश मिलता है। ये दोनों आवेश की वजह से हमको कंडक्शन आता है सेमीकंडक्टर में, यानी कि अर्धचालक में। तो अर्धचालक में कंडक्शन क्यों आता है? तो जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? चालक बैंड के इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बैंड के होल के वजह से हमको कंडक्शन देखने को मिलता है। अब हम इस इक्वेशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। ये कि देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसके नंबर को समझना। अगर चालक नैज है, यहाँ पे कौन सा हम अर्धचालक का बात कर रहे हैं? नैज अर्धचालक के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा अर्धचालक? नैज अर्धचालक। तो नैज कहने का मतलब हो गया एकदम प्योर है, एकदम वो क्या है? प्योर है। प्योर और इम्प्योर का क्या फर्क पड़ेगा? जब हम द्रव्यी अर्धचालक पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्योर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा अर्धचालक है? प्योर है। तो सिलिकॉन का एकदम प्योर क्रिस्टल है। तो सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में नीचे है हमारा संयोजकता बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड है नीचे में हमारा, ठीक है। और ऊपर में हमारा क्या है? ऊपर में है हमारा चालक बैंड या चालन बैंड, जो भी हमको बोलना है बोल सकते हैं। ऊपर में चालन बैंड है। तब होगा क्या? अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर मतलब कि बोलेंगे एक्साइटेड नहीं है, उसको एक्साइट नहीं किया गया है, तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? नीचे में रहेगा, संयोजकता बैंड में रहेगा। कोई ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके वो संयोजकता बैंड को छोड़ के किस में जाएगा? चालन बैंड में जाएगा, तब जाके फ्री हो जाएगा। तो सब संयोजकता बैंड में है तो सब बंधा हुआ है, सब पे न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, केंद्र का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है न्यूक्लियस का, तो सब बंधा हुआ है। लेकिन कुछ हीट की वजह से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ख़त्म हुआ है वो ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे एक होल, तो चालन बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन जाए रहेगा उतना यहाँ पे क्या रहेगा? होल रहेगा। अब यह ना, जैसे कि यहाँ पे अभी एक होल है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन खत्म करेंगे तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा। हम और इलेक्ट्रॉन खत्म कर सकते हैं तो यहाँ पे होल बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ये सिचुएशन किस में है? चालन में। तो चालन में क्या बोलेंगे? अगर मतलब कि नैज अर्धचालक में बोलेंगे तो नैज अर्धचालक में क्या बोलेंगे कि Ne जो है, वो Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? चालन बैंड में। तो Ne जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में, और NH बोलेंगे, H से बोला जाता है होल को। तो NH जो नंबर ऑफ होल्स है वो कहाँ पे? तो होल बनता है संयोजकता बैंड में। तो संयोजकता बैंड में उपस्थित होल और चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या बराबर होता है। और ये बराबर होता है किसके लिए? नैज अर्धचालक के लिए। नैज अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या चालन बैंड में और होल का संख्या संयोजकता बैंड में दोनों इक्वल होता है। और इसी संख्या को हम बोलते हैं Ni। आई से होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब नैज, प्योर, इसी Ni बोला जाता है। तो इसी कंसंट्रेशन को हम Ni बोलते हैं। ये नंबर्स है। इस इक्वेशन को हमको याद रखना है कि जब भी नैज अर्धचालक होगा तो वहाँ पे Ne बराबर होगा NH के बराबर हो जाएगा, उसी को Ni बोला जाता है। Ne का मतलब हो गया, ये नहीं कि भूल से भी नहीं बोल देना है कि Ne इलेक्ट्रॉन का संख्या बता रहा है संयोजकता बैंड में, नहीं। Ne जो है वो इलेक्ट्रॉन का संख्या बता रहा है चालन बैंड में, और NH क्या बता रहा है?
होल का संख्या संयोजकता बैंड में, और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि होल क्रिएट ही तब होगा जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चल जाएगा तो वो नीचे में होल बन जाएगा। तो ये यहाँ पे बात है इस चीज़ को। और एन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एन को वाहक का सांद्रता है, ये सांद्रता। एन क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो मान लेते हैं कि अब इसको जनरली आप सुनने को मिलेगा कि 1 पॉइंट, जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, थी x इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्यूब ऐसे आएगा, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम एक छोटा सा क्यूब ले लेते हैं, एक छोटा सा क्यूब ले लेते हैं सेमीकंडक्टर का छोटा सा, तो इस क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर इसका सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चालन बैंड में बोल दें या होल का कंसंट्रेशन बोल दें, वही को क्या बोला जाएगा, सांद्रता। तो सांद्रता का यूनिट होता है नंबर, यहाँ पे जो यूनिट होगा वो नंबर, उसको प्रति सेंटीमीटर क्यूब जनरली बोल देंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर है, उतना नंबर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम सांद्रता बोलेंगे। तो ये सांद्रता जो है, जो अर्धचालक का अद्वितीय गुण होता है कि इसमें इतना इतना रहता है। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे क्या इसमें हमको देखना है, ये देखा जाए। तो अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी गति करते हैं। अब ये गति कैसे होता है, इस चीज़ को भी हम लोग को समझना है क्लियरली, कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल का भी गति कैसे होता है। इस चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन और होल गति, और इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन क्या बोल रहा है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, I बराबर आई प्लस आई एच। संकेत से तो समझ ही सकते हैं कि टोटल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के करंट और होल के करंट दोनों से बराबर होता है, यानी कि कुल धारा I जो है वो कुल धारा, संपूर्ण धारा बोलेंगे, योग संपूर्ण धारा, वो आई एच यानी कि इलेक्ट्रॉन का धारा। आई एच कहने का मतलब हो जाएगा होल का धारा, और आई ई इलेक्ट्रॉन का धारा। तो इन दोनों धाराओं को मिलाने पे हमको कुल धारा मिलता है। तो दोनों को जोड़ा ही क्यों जाता है, कैंसिल क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे सेमीकंडक्टर का पदार्थ है, ये हम यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा चौड़ा बना दिए हैं। सेमीकंडक्टर का पदार्थ है यहाँ पे, और इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक बैटरी जोड़ दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया, बैटरी जोड़ दिया गया। को थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि बैंड बना देते हैं। बैंड आवश्यक है, बिना बैंड के पता चलेगा नहीं ये चीज़। यहाँ पे इसे बना देते हैं, ये हो गया हमारा नीचे वाला वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड का सबसे ऊपरी लेवल ई भी, और ऊपर में हम बना देते हैं यहाँ पे कौन सा, हायर एनर्जी है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड ये ऊपर का लेवल हो गया, और ये जो बीच में गैप बन गया, ये हम लोग को मालूम है पहले से, ये अलाउड नहीं है, ये एनर्जी लेवल अलाउड नहीं है। या तो इसमें कोई चीज़ रह सकता है, या तो फिर कहाँ रह सकता है, ऊपर में रह सकता है। ये ऐसा कभी नहीं होना है कि इसमें कोई आके रह जाए, ये अलाउड नहीं है, ये एनर्जी लेवल अलाउड नहीं है। तो ये हमारा पदार्थ है, इसी पदार्थ के अंदर में हम देख रहे हैं ये बैटरी लगा हुआ है, टर्मिनल प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो सबसे पहले हम उस स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है। हम उस चर्चा के बारे में बात कर लेते हैं कि सारा का सारा जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थिति में नीचे में है। जैसे कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में होके कहाँ पे है, सब वैलेंस बैंड में है, यानी कि संयोजकता बैंड में है। तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे पहले कि सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है पूरा कहाँ पे है, संयोजकता बैंड में है। सब कहाँ पे है, संयोजकता बैंड में है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सब संयोजकता बैंड में है। तो अब हमको मालूम है कि यहाँ पे संयोजकता बैंड पूरा तरह से खचाखच भरा हुआ है, और ऊपर में एकदम क्या है, खाली है। तो यहाँ पे बैटरी कितना भी क्षमता लगा दे तो क्या ये चल सकता है, इसमें से कुछ भी नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, क्लियर सी बात है। कैसे चलेगा, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से मूव कर ही नहीं पाएंगे, एकदम कोई जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है चलने के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आता है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है, लेकिन इस तरफ आने के लिए कोई जगह रहता तब तो आता है, कोई जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो अभी इसमें कोई जगह नहीं है चलने के लिए, और ऊपर में कोई हिले नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन हिले नहीं है, उसको क्या करें, खींचे। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि इसका रेसिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, इनफाइनाइट ओम होगा। ये जो यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है, ये जो है यहाँ पे बोलेंगे कि रेसिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट ओम होगा। यहाँ पे एकदम रेसिस्टेंस हाई है, कितना भी वोल्टेज लगा ले, कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर ले, करंट एकदम नहीं आने वाला है, बहुत ही कम करंट या कुछ वैसे ही बोलेंगे कि आएगा।
इसके लिए क्या आवश्यक है पहले, कि पहले इसमें से कुछ एक्साइट होकर कहाँ पे चला जाए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वो कहाँ पे चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो नीचे में क्या बनने वाला है, एक होल बनने वाला है। ये हमको क्लियर है। यहाँ पे एक होल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब कैसे होगा मूवमेंट, इस चीज़ को देखना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है। तो पॉजिटिव जब इस साइड है, इस साइड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर तरफ हो रहा है। तो धारा किधर बनेगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन वाला इस तरफ। तो आई ई बन गया मेरा इस तरफ। तो ये हो गया मेरा आई ई इस डायरेक्शन में जा रहा है। और होल किधर जाएगा, होल तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, अपने आप से इधर जाएगा। तो आई एच किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। तो ये दोनों जो धारा है वो हमारा एडिटिव हो गया कि सब्ट्रैक्टिव है, एडिटिव, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन का धारा भी इस तरफ है विद्युत धारा, और होल का भी विद्युत धारा किस तरफ है, इस तरफ है। तो कुल धारा निकालने के लिए हमको इसको घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के अंदर जो टोटल अगर हम लोग को धारा निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का धारा भी और होल का धारा भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आवेश वाहक आएगा, और जितना ज़्यादा आवेश वाहक आएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग का कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर नहीं रहेगा, अगर सब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कंडक्टिविटी बोल देंगे जीरो, रेसिस्टिविटी बोल देंगे इनफाइनाइट। ओम मीटर होता है ना, तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा इनफाइनाइट ओम मीटर, और ये साइमन मीटर इन्वर्स होता है। तो ये हो जाएगा मेरा कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगा। तो कोई कंडक्टिविटी नहीं रहेगा, कोई रेसिस्टिविटी, और हाई हो जाएगा कब, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा और ऊपर खाली रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएगा और इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होगा, तो फिर हमारे कंडक्शन के लिए आ जाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ से कंडक्शन होगा। और नीचे में क्या है, नीचे में होल बन गया है, तो होल भी कंडक्शन में मदद करेगा। और हम लोग को ये बात दिमाग में एकदम फिक्स रखना है कि होल हम आभासी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे चल वास्तव में कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, नीचे में भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन हम इन सारे इलेक्ट्रॉन की बात न करके किसका बात कर रहे हैं, होल का बात कर रहे हैं, ताकि हमारा डिस्कशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, समझने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए ये हमारा इक्वेशन जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी तक हम लोग दो इक्वेशन देखें। एक जो देखें कंसंट्रेशन वाला, ये नए अर्धचालक का भी हम पढ़ रहे हैं कि जितना नीचे में इलेक्ट्रॉन बने, नीचे में जितना होल बनेगा उतना ही ऊपर में क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन बनने वाला है। जितना चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन उतना वैलेंस बैंड में होल। और दूसरा इक्वेशन देखें कि जो टोटल करंट आएगा सेमीकंडक्टर के अंदर, वो टोटल करंट इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट दोनों जोड़ के बनेगा। और ये सिर्फ इक्वेशन वैलिड किसके लिए है, नैज अर्धचालक के लिए। किसके लिए, नैज अर्धचालक के लिए। जब हम कल पढ़ेंगे ये अपद्रव्यी अर्धचालक यहाँ पे जो दिया गया है, अपद्रव्यी अर्धचालक, तो हमें ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं रह जाएगा। उसके लिए हम लोग को कुछ और देखना पड़ेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर T इक्वल टू 0 केल्विन है, ताप मतलब तब की हिले नहीं है, टेम्परेचर कोई नहीं है, 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर क्या होता है, 0 केल्विन पर T इक्वल टू 0 केल्विन पर कोई नैज अर्धचालक किसी विद्युत रोधी के भांति व्यवहार करता है, करेगा ना, विद्युत रोधी के भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, चलने के लिए कोई हिले नहीं है। ऊपर में इलेक्ट्रॉन रहता तब तो कंडक्शन होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चालक का काम कैसे करेगा। और नीचे में ना ही होल है काम करने के लिए, तो दोनों ही सिचुएशन गड़बड़ हो गया है। इसलिए 0 केल्विन पर विद्युत रोधी होता है। T इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या रहेगा, विद्युत रोधी रहेगा। और T ग्रेटर देन 0 केल्विन जब होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में 4 गो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है, तो नीचे में कई गो होल बन गया है, 4 गो होल भी बन गया है। तो यानी कि यहाँ पे कुल मिला के चालक कई गो बन गया, 8 चालक, 8 वाहक बन गया। इसको बोलेंगे हम 8 आवेश वाहक हो गया है। कितना आवेश वाहक हो गया है, 8 आवेश वाहक हो गया है। अब ये 8 आवेश वाहक अब यहाँ पे मिल के विद्युत के चालन में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो वही बोल रहा है कि जब ये तापीय ऊर्जा जब देते हैं, T इक्वल टू 0 केल्विन हो गया तो मतलब तापीय ऊर्जा दे दिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। तो उत्तेजित होकर संयोजकता बैंड से निकल के किस में चला जाता है, चालक बैंड में चला जाता है, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है। और T इक्वल टू 0 केल्विन पर तापीय यानी कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आंशिक रूप से इसलिए किसी नए अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख इसके हिसाब से होता है, क्योंकि हमेशा वास्तव में तो 0 केल्विन कभी होता नहीं है। रूम टेम्परेचर पर रखे हैं तो बहुत ज़्यादा, हम लोग को तो 278 केल्विन के आसपास होता है रूम का टेम्परेचर। तो कुछ ना कुछ इसमें भी गैले रहेगा, कुछ नीचे में रहेगा, होल बन जाएगा कुछ, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा नैज अर्धचालक का बात हो जाएगा।
अब थोड़ा सा इसमें और एक डिस्कशन कर लेते हैं कंसंट्रेशन यानी कि इक्विलिब्रियम के बारे में। साम्यता बोला जाता है, इक्विलिब्रियम जिस चीज़ को बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। वो भी आवश्यक है एक डिस्कशन, सांद्रता के बारे में डिस्कस करना कि वो क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या ध्यान देने योग्य बात है कि चालन इलेक्ट्रॉन तथा होलों के उत्पन्न होने के साथ साथ पुनः संयोजन का भी प्रक्रम होता है। उत्पन्न भी होता है और उसके साथ साथ पुनः संयोजन भी होते रहता है, दोनों चीज़ साथ में चलते रहता है। ये हमारा गैप है Eg, एनर्जी गैप। ऊपर में है हमारा चालन बैंड, नीचे में है हमारा संयोजकता बैंड। जनरली क्या होता है, आमतौर पे इसमें सब इलेक्ट्रॉन भरल रहता है, इसमें कोई होल नहीं और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और नीचे में कोई होल नहीं रहता है। लेकिन टेम्परेचर चूंकि हमेशा ही 0 केल्विन से बड़ा रहता है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो होके चालन बैंड में जाते रहता है और नीचे में होल बनाते रहता है। और ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो नीचे में 2 होल बना गया। तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न तो होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में तो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद अपना ऊर्जा खत्म हो जाता है। क्यों ऊर्जा खत्म हो जाता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर टकरा जाता है होल से, तो होल से टकरा के फिर से इसमें मिल जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, यहाँ से फिर से होल खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है? फिर से पहुँच जाता है संयोजकता बैंड में। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर से कहाँ पे आ जाएगा? संयोजकता बैंड में आ जाएगा। उसको बोलते हैं संघट के कारण, यानी कि रास्ते में इलेक्ट्रॉन और होल टकरा गया, ये टकरा जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और एक साथ जो मेरा 2 आवेश वाहक था, 2 आवेश वाहक खत्म हो जाता है जब मिल जाता है। जब मिलता है तो ये नहीं कि एगो खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है और होल खत्म नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन होल में जाकर डूब जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही होल में जाकर डूब गया तो फिर खत्म हो गया। अब नीचे में एक स्थिर इलेक्ट्रॉन हो गया, उस इलेक्ट्रॉन का मेरा चालन में कोई काम का नहीं रह गया। इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कब काम का बनता है? चालन के लिए, जब वो चालन बैंड में रहता है और उसी के बदला में नीचे में होल क्रिएट कर रहता है तो वो भी हमारे काम का रहता है। तो लेकिन ये दोनों प्रक्रम एक साथ चलते रहता है, यानी कि संयोजन का और उत्सर्जन का दोनों चीज साथ साथ होते रहता है। उत्पन्न भी होते रहता है और साथ में क्या होते रहता है? साथ में संयोजित भी होते रहता है। इस चीज़ को यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं इक्विलिब्रियम से। ऐसे बनता है ना इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में, कि अब दोनों के बीच में साम्यता का व्यवहार लाना पड़ता है, साम्य अवस्था लाना पड़ता है ताकि दोनों स्थिर हो जाए। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलता भी है और पुनः संयोजित भी होता है। अब साम्य अवस्था में ये दोनों का दर जो हो जाता है वो बराबर हो जाता है। दर बराबर कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन ऊपर में क्रिएट हो रहा है या नीचे में बोल देंगे होल क्रिएट हो रहा है उतना ही तेजी से ये क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो उस स्थिति में एक फिक्स नंबर के बाद, मतलब कि अगर बोल दिए कि ऊपर में ठीक है चालन बैंड में 10 गो क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन चला गया है और नीचे में होल 10 गो बन गया है, 10 गो होल बन गया है। अब 10 गो इलेक्ट्रॉन 10 गो होल अपना स्थिर है। इसका स्थिर रहने का मतलब ये नहीं कि अब स्थिर हो गया है, इसमें और बाकी 10 20 50 गो सेम रेट से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। साम्य अवस्था में संयोजन का दर बराबर हो गया, यानी काम चल रहा है, मिल रहा है, खत्म हो रहा है, मिल रहा है, खत्म हो रहा है, वो चल रहा है, लेकिन दर बराबर है। इसलिए हमको ये जो 10 हुआ है वो हमेशा क्या दिखते रहेगा? कांस्टेंट दिखते रहेगा, क्योंकि उतना है ना। जैसे कि सिंपल सा बात हो गया कि अगर एक टंकी है और टंकी में से अगर इसमें से पानी गिर रहा है और यहाँ तक पानी पहले से भरल था और ऊपर से अभी जितना रेट से पानी गिर रहा है ऊपर से हम उतना ही रेट से पानी डालते जाएंगे तो ये लेवल खत्म होगा? नहीं होगा खत्म, ये लेवल बना रहेगा। और जितना रेट से पानी डालते जाएंगे वो पानी एक्स्ट्रा पानी निकलते जाएगा। तो वही बात होता है कि 10 को इलेक्ट्रॉन 10 गो होल बन गया है और बाकी अपने में फिर से साम्य अवस्था में आ करके जितना रेट से बन रहा है उतना रेट से मिल भी रहा है। ये प्रक्रम चलते रहता है, इसी को बोलते हैं। और क्यों ये चलता रहता है? तो अगर हम बोलेंगे कि उत्पन्न क्यों हो रहा है, उत्पन्न क्यों हो रहा है, तो उत्पन्न होने का कारण है, उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जा रहा है संयोजकता बैंड में, तो ये फुदक के कहाँ पे चला जा रहा है? ऊपर में चालन बैंड में चला जा रहा है। तो जब उत्पन्न हो गया तो मिल क्यों रहा है? मतलब कि संयोजन क्यों हो रहा है? उत्पन्न के बाद संयोजन क्यों हो रहा है? तो संघट के कारण। संघट का मतलब कोलिजन के कारण, टकराव के कारण बोलेंगे, टकराव के कारण। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बन रहा है ऊर्जा की वजह से, और टकराव की वजह से उनका पेयर खत्म हो रहा है। तो ये दोनों प्रक्रम जब सेम रेट में आ जाता है, जितना रेट से उत्पन्न हो रहा है उतना रेट से टक्कर मार रहा है, तो उसको बोलते हैं साम्य अवस्था बन गया। कौन सा अवस्था बन गया? साम्य अवस्था बन गया। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का संख्या और इसका संख्या बराबर हो जाता है। और इसी समय हम लोग कंसंट्रेशन बताते हैं Ni।
जो वहाँ पे बताए थे NE और NH, वो तब नहीं बताते हैं कि जब चल रहा है रुक रहा है, ये अपना चलता रहता है, और जो ये अपना कांस्टेंट हो गया उसी कांस्टेंट को यहाँ पे कंसंट्रेशन के रूप में बताते हैं NI से, नैज अर्धचालक का सांद्रता बोला जाता है। कि इतना इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया है, तभी बोलेंगे इसका 10, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो बोलेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, या बोल सकते हैं 10 होल पर सेंटीमीटर क्यूब। कुल मिला के बोलना होगा तो बोलेंगे कि 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर है पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये हो गया हमारा सांद्रता का बात। इसी चीज़ को यहाँ पे पूरा बुक में दिखाया है कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस स्थान से निकल के यहाँ से, और हम बोलेंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, होल बन गया है। अब इस होल के स्थान पे कोई अन्य इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और ये बाहर चला गया है। ये कहाँ पे चला गया है, ये चालन बैंड में चला गया है, ये चालक बैंड में चला गया है, चालक बैंड में ऊपर। और ये कहाँ पे गति हो रहा है, ये जो गति हो रहा है ये संयोजकता बैंड में, वैलेंस बैंड बोलेंगे, वैलेंस बैंड में। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके जगह पे आ रहा है, तो वास्तव में चल तो संयोजकता बैंड में वास्तव में चल तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है, लेकिन गति किसका मालूम चलेगा, गति हम लोग को अगर गति का बात करें तो गति मालूम चलेगा होल का, कि होल का गति हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा होल ही जा रहा है। तो ये हम लोग का यहाँ पे चर्चा का मेन पॉइंट था। तो हो सकता है कि अब यहाँ तक इस वीडियो से हम लोग को ये हमारा जो पॉइंट है नैज अर्धचालक का वो समाप्त हो गया है। नैज अर्धचालक क्या होता है, अब कल जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे अपना अपद्रव्यी अर्धचालक के बारे में, और इस क्वेश्चन को अपने खुद से देखिएगा, और कल हम लोग जब स्टार्टिंग करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी सेम ग्रुप में रहता है, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन रहता है, कार्बन के तुरंत नीचे रहता है सिलिकॉन और उसके नीचे रहता है जर्मेनियम। तो क्यों हम लोग ज़्यादातर सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, या फिर जर्मेनियम का तो इस्तेमाल लगभग लगभग करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना है, पढ़िएगा। फिर हम कल हल इसका ज़्यादा हल को पूरा डिटेल में कल यहाँ पे इसको भी डिटेल किया जाएगा। और अगला जो अपना टॉपिक है अपद्रव्यी अर्धचालक का, तो इसमें हम तो बता ही चुके हैं कि इसमें दो प्रकार के आता है, मतलब कि अपद्रव्यी अर्धचालक में अगर हम बोलें तो दो प्रकार का आता है, एक पी टाइप का आता है और एक एन प्रकार का आता है। ये पहला है हमारा एन प्रकार का और दूसरा आएगा हम लोग का पी प्रकार का। तो दोनों चीज़ के बारे में हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला फिर हम कल नए वीडियो के साथ अपने चौथा पार्ट जो है उसको हम लोग स्टार्ट किया जाएगा।